नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज एनसीबी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुंबई में नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों की खरीदी गई 5 जमीन में से 4 का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है। देवेंद्र फडणवीस ने कई कागज भी आज सार्वजनिक किए। इसके बाद नवाब मलिक ने पलटवार किया। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने राई को पर्वत बनाने की कोशिश की है। नवाब मलिक ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब तक माफी नहीं मांग लेते तब तक यह जंग जारी रहेगी, वो लड़ते रहेंगे। और अब हम आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और नवाब मलिक, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री के बीच आज कैसे जुबानी जंग तेज हो गई। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। और जैसा मैंने घोषित किया था, ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या भूल की। जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। नवाब मलिक जी 2003 में जब यह सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, पर क्या आप जानते नहीं थे सलीम पटेल कौन है? और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। 100% 4 प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है। तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा। ये सारे सबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट श्री शरद पवार जी को भी मैं देने वाला हूं, ताकि उनको भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाया है। और किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो, और हमने उनसे लिया। जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहां के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था। उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राई का पर्वत बनाने की कोशिश की। श्रीनगर में कल एक मुस्लिम युवक की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज उस युवक को सुपुर्दे खाक किया गया। उसके जनाजे में हजारों की भीड़ उमड़ी। अब
न केवल घर वालों में बल्कि श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में मातम है। जम्मू और कश्मीर में आम आदमी जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ गुस्से में है। हम आपको यह खबर विस्तार से दिखाएंगे, किस तरह से एक हिंदू कश्मीरी पंडित की दुकान पर काम करने वाले एक आदमी को गोली मार दी गई। क्यों मारी गई ये गोली, इसकी तहकीकात हो रही है। लेकिन प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या पाक प्रायोजित आतंकवाद लोगों को डरा रहा है? जो राफेल लड़ाकू विमान अब हिंदुस्तान की आन बान शान हैं, उन्हीं की डील को लेकर सियासी गोले दागे जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस पर कमीशन लेने के आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस भी मैदान में खुलकर कूद पड़ी है। ताजा विवाद किन किन मुद्दों पर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए कैसे बीजेपी ने कांग्रेस पर आज ताबड़तोड़ हमले किए। अगर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि आईएनसी का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, आईएनसी का अर्थ है आई नीड कमीशन। आई नीड कमीशन, बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन। सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। राफेल डील में कमीशन खोरी के आरोप लगाकर पात्रा ने सोनिया को घसीटा, राहुल को घसीटा, प्रियंका वाड्रा पर भी वार किए और कहा कि कांग्रेस वाली यूपीए सरकार के शासनकाल में राफेल बनाने वाली कंपनी दसां एविएशन ने कम से कम 65 करोड़ का कमीशन मिडिलमैन सुषेन मोहन गुप्ता के जरिए दिए। आश्चर्य का विषय कि 2007 और 2012 के बीच में ये जो घोटाला होता है, ये जो कमीशन खोरी होती है, जिसका मिडिलमैन, जिसका दलाल सुषेन गुप्ता होता है, ये सुषेन गुप्ता कोई नया खिलाड़ी नहीं है। ये एक पुराना खिलाड़ी है जो वीवीआईपी चॉपर गेट स्कैम था, जिसको ऑगुस्ता वेस्टलैंड के नाम से जाना जाता था। वो सुषेन गुप्ता उसका भी किंगपिन था, उसका भी कमीशन एजेंट था, उसका भी दलाल था। आर्टिकल का एक प्रति मीडिया पार्ट का सघन अध्ययन। खुलासे के मुताबिक फर्जी बिल के जरिए कमीशनबाजी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस फायदा उठाती रही, वो भी अग्रीमेंट बनाकर। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन। कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन। 2014 के बाद से कांग्रेस राफेल डील को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरती रही है। राहुल ने बार बार इसका जिक्र किया है। आज भी उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब पग पग पर सत्य साथ है तो फिक्र की क्या बात है। मेरे कांग्रेस के साथियों, भ्रष्ट केंद्र सरकार के खिलाफ ऐसे ही लड़ते रहो, रुको मत, थको मत, डरो मत। संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट को लेकर भी हमला बोला। वो इटली में आराम करते रहें और इनके कांग्रेस के साथी यहां लड़ते रहें। किस चीज के लिए लड़ेंगे? 2007 से 2012 के बीच में भ्रष्टाचार आपने किया, कमीशन आपने लिया, कमीशन लेके छुट्टी मनाने आप इटली चले गए और यहां पर बैठ के इटली में ट्वीट करते हैं मेरे कांग्रेस के साथियों लड़ते रहो। ये कांग्रेस वाले भी समझ गए हैं राहुल गांधी का क्या बना रहे हैं। बीजेपी का यह हमला उस वक्त हुआ जब कांग्रेस ने आज राफेल डील में घोटाले का राग अलापा। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाया। मोदी सरकार द्वारा राफेल डील में भ्रष्टाचार, रिश्वत और मिलीभगत को दफनाने के लिए एक ऑपरेशन कवर चल रहा है और वो फिर से उजागर भी हो रहा है। भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बलिदान कर दिया, जो हमारी भारतीय वायुसेना के हित
उनको खतरे में डाला और देश के खजाने को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान करवाया। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस हमेशा से अग्रेसिव रही है। आज पार्टी ने फिर से अपने पुराने आरोप दोहराए और कहा कि औने पौने दाम देकर राफेल को बिना टेंडर के खरीदा गया। मोदी सरकार ने क्या किया? हम तो 2014 में हार गए। मोदी सरकार ने वही राफेल लड़ाकू विमान बिना किसी टेंडर के 1670 करोड़ में खरीदा। 526 करोड़ में हमने सौदा किया, 1600 और हमने टेंडर के माध्यम से किया। 1670 करोड़ में बिना टेंडर के 36 विमान नरेंद्र मोदी जी ने लिए। ये रट गया हमको, आपको भी रट गया होगा, देश को भी अब रट गया है। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ताजा खुलासे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के वार पलटवार से साफ है कि राफेल के मसले पर अभी सियासत और जोर पकड़ने वाली है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। मातम में डूबा है भोपाल। यहां हमीदिया अस्पताल में हुए हादसे में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। आग लगने से हुआ यह हादसा। जिस वक्त यह आग लगी उस समय स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में 40 बच्चे भर्ती थे, लेकिन गनीमत यह रही कि 36 को बचा लिया गया। आखिर इस हादसे का गुनाहगार कौन है? रात भर से बैठे हुए हैं, बस ना ये दिखा रहे। अगर मर गए हैं तो सामने रख दो ना, सब पहचान लेंगे अपने बच्चे। मेरी बच्ची वहीं थी और बच्ची का धुआं के कारण से खत्म हो गया। तो उसे मेला ही देखा ही नहीं दिया, बच्चा कहाँ है कैसा नहीं है। कुछ जानकारी मिल पा रही? कुछ नहीं साहब, आज तो कुछ बच्चे की जानकारी नहीं मिल रही हमारे। 3 बजे के बाद मुझसे कहती हैं कि आपका बच्चा खत्म हो चुका है। अभी तक न मुझे बॉडी मिली है, न मुझे चेहरा दिखाया, न मुझे कोई मुलाकात हुई है। जिन बच्चों की किलकारी से आंगन गूंजने वाला था, वो बच्चे अग्निकांड की भेंट चढ़ गए। जो अस्पताल जिंदगी देते हैं, वही 4 नवजातों के शमशान बन गए। एक जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने देते? नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। मातम की ये तस्वीरें भोपाल के मशहूर हमीदिया अस्पताल की हैं। सोमवार की रात एक झटके में 4 मासूम लापरवाही की भेंट चढ़ गए। यहां कमला नेहरू बिल्डिंग की 3री मंजिल पर बने बच्चों के वार्ड में आग लग गई। उस वक्त करीब 40 नवजात बच्चों का इलाज स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में चल रहा था। लेकिन जिंदगी बचाने वाली इस जगह पर आग ने ऐसा कहर बरपाया कि 4 नवजातों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद पूरे SNCU में धुआं भर गया था। वहां और जिंदगियों पर संकट था, लेकिन फौरन वार्ड की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए ताकि धुआं बाहर निकल सके और जिंदगी बचाई जा सके। कि सामने SNCU वार्ड में अगर आप देखें तो जहां पे आपको खिड़कियों के टूटे हुए शीशे दिख रहे हैं, यहीं से इन्हें तोड़ करके धुएं को निकाला गया। माना जा रहा है कि अगर हाइड्रेंट काम कर रहे होते और धुआं समय पे निकल जाता तो बच्चों को बचाया जा सकता था, क्योंकि उस समय धुआं इतना गहरा घना धुआं हो गया था कि लोगों को या भी जो फायर कर्मी यहाँ पहुंचे थे वो भी बच्चों को बचाने के लिए सही समय पर अंदर जा नहीं पाए और इसके चलते ये घटना इतनी बड़ी हो गई। गंभीर नवजात बच्चों के वार्ड में इस दर्दनाक हादसे से हड़कंप मच चुका था। किसी भी परिजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी। सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं, सारी चीजें सामान्य कंट्रोल है। प्लीज चलिए यार, प्लीज सारे आला अधिकारी लगे हुए हैं, सारी चीजें सामान्य कंट्रोल है। प्लीज चलिए यार, प्लीज। दमकल की गाड़ियां भी रेस्क्यू में जुटी। आखिरकार 36 बच्चों को सुरक्षित दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। घटना के 10 मिनट के अंदर ही मैं पहुंच गया था। स्वयं वार्ड से हमने बच्चों को बाहर निकाला। 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित है। 4 बच्चों को हम नहीं बचा पाए। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। सवाल है कि भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? किस वजह से बच्चों के स्पेशल वार्ड में आग लगी और 4 नवजातों की जान चली गई? हादसे के पीछे अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हादसा हुआ, तो कुछ वेंटिलेटर में धमाका बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की आशंका भी जताई जा रही है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग लगने की वजह से एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 4 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार लापरवाही हुई कहां? अभी तक की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो कमला नेहरू चिकित्सालय है, यहाँ पे जो हाइड्रेंट्स होते हैं जिनके जरिए जो धुआं बाहर निकल जाता है आग लगने के बाद, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। 4 मासूमों को खोने वाले परिजन सुध बुध खो बैठे हैं। यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उनका आंगन फिर से सूना हो गया है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। जिन परिजनों ने अपने आंगन के चिराग को खो दिया, उनमें गुस्सा है। उनकी नाराजगी सिस्टम से है, जिसकी लापरवाही इस हादसे की वजह बनी। कुछ परिजन ऐसे हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे जिंदा हैं, फिर भी उन्हें मृत बताया जा रहा है। नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। ये भोपाल की मनहूस रात के बाद पहली सुबह है। 4 बच्चों की मौत ने शहर को सदमे से भर दिया है। रात में हुए हादसे के बाद बच्चों के परिजन अस्पताल के गेट पर मासूमों के सुरक्षित होने के समाचार का इंतजार करते रहे। अपने नौनिहालों से जुड़ी जानकारी के अभाव में वो परेशान दिखे। शिकायत थी कि उन्हें सही जानकारी नहीं मिल रही। ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। सुबह हुई तो बेबस लाचार परिजनों की वैसी ही भीड़ दिखी। सभी शिकायत कर रहे थे कि अस्पताल प्रबंधन कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा। वो अब भी उस मनहूस पल को याद कर रहे हैं। एक जानकारी नहीं मिल रही हमारे। आप लोग अंदर नहीं जाने दे? नहीं जान दे। कितने दिन का बच्चा? 11 दिन को। हमें मृत बच्चा नहीं चाहिए। परिजन अब उस वक्त को याद कर रहे हैं जब ये दर्दनाक हादसा हुआ। अस्पताल के बाहर पीड़ित परिवार अभी भी इस इंतजार में है कि शायद कोई उन्हें सुकून देने वाली खबर मिल जाए। और 4 बच्चों का नाम लिए, मेरे बच्चे का नाम नहीं आया, कह रहा 2 घंटे पहले, जबकि यही घटने के बाद मरा है। हम तो वहीं मौजूद थे। अस्पताल वालों की हम हमारे बच्चों को जिंदगी देने लाए थे, या तो जिंदगी चली गई। जिन 4 बच्चों की मौत हुई, उनमें से कुछ परिजनों का दावा है कि उनका बच्चा जिंदा है, मृत बच्चा उनका नहीं है। हमें मृत बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा हमारा बच्चा जिंदा है। मेरे पास वीडियो है, सबूत है, सब है मेरे पास। जब ले जा रहे थे तब भी मेरा बच्चा जिंदा था। हमें हमारा बच्चा चाहिए। अभी मेरा मोबाइल चार्जिंग पे गया, मैं आपको वीडियो बताऊंगी जब ये लोग बच्चे को निकाल रहे थे बाहर। बच्चा जिंदा है, पर ये लोग कह रहे मरा हुआ बच्चा दे रहे हमें, और न हमारे बच्चे की फोटो। हम कह रहे मरा है तो हमें दिखा दो, हम पहचान लेंगे, वो भी नहीं दिखा रहे। सिर्फ चिट के जरिए कह रहे कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है, और जबकि हमारा बच्चा दूसरी चिट में है। भोपाल की यशोदा ने भी अपने नाती को चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती कराया था। कल ही उसका जन्म हुआ था। सांस की परेशानी थी, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। वहाँ पर बच्चे को दूध पिलाने गई थी तो बोल रही थी आग लगी, लेकिन है ना बोले जरा सी आग लगी थी, बोले ज्यादा, और वो आग बुझा भी दी थी बोले, लेकिन पता नहीं बोले मोबाइलों की वजह से वो आग ज्यादा हो गई है। वो कैसे लग गई बोले उसके बाद। और हमारा बेबी उसी में था, राबिया हमारा बेबी 1 नंबर वार्ड में, लेकिन वो बोल रहे कि अब तुम्हारा नहीं है। तो कैसे क्या मतलब ये क्या कौन कह रहा? आपने पहचान शिनाख्त करी बच्चे हाँ, की? पहचाना ना, हमने पहचाना हमारे बेबी को, हमारे पास फोटो है, लेकिन वो जिसको हमारा बेबी दिया है
उनने खुद बोला कि हमारे बच्चे की चिट पूरी निकल गई थी, तो हमने ये अलग से चिट लगवाई है। मैंने कहा ये बच्चा हमारा है, और डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की डेड बॉडी 11 बजे आएगी, तो हम क्यों लेंगे हम किसी और की डेड बॉडी। हमीदिया अस्पताल में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी साल 7 अक्टूबर को भी नई बिल्डिंग में आग लगी थी। तब दूसरे फ्लोर पर स्टोर रूम में आग फैल गई, लेकिन वक्त रहते उस पर काबू पा लिया गया था। लेकिन इस बार की आग ने सदमा दे दिया है। पीड़ित परिवार मांग कर रहे हैं कि उन्हें उनके मासूमों को सौंप दिया जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। जी हां, राजधानी दिल्ली के दो दुश्मन हैं इस समय, एक पराली और दूसरा पराली की वजह से प्रदूषण। दिवाली के बाद लगातार 5वें दिन दिल्ली की हवा खतरनाक है। जहरीली धूल भरी हवा राजधानी की फिजाओं में फैली हुई है। इससे सबसे बड़ा कसूर बताया जा रहा है पंजाब की पराली को, जिसे जलाकर किसान जाने अनजाने हवाओं में जहर की खेती कर रहे हैं। धू धू कर जलते खेत और आसमान में छाता काला धुआं। दिल्ली एनसीआर की दम घोंटू हवा में सांस लेने को मजबूर लोगों की आंखों में पंजाब के खेतों की यह तस्वीर किसी शूल की तरह चुभ रही होंगी। एक तरफ लोग खतरनाक हवाओं में सांस लेने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ तमाम तरह की जागरूकता और सरकारी कोशिशों के बावजूद पंजाब के खेतों में पराली जलाने पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है। ये तस्वीर पंजाब के पटियाला की है, जहां किसान बेखौफ पराली जलाते नजर आए। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले, लेकिन ये हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी मात्रा में इस समय पराली जलाई गई है। और जो प्रदूषण आपको देश की राजधानी दिल्ली में इस समय देखने को मिल रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण ये पराली जलाना है, जो पंजाब में इस समय काफी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। ऐसा मंजर सिर्फ पटियाला में नहीं है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। पंजाब के ही फिरोजपुर की यह तस्वीर देखिए, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये तस्वीर भटिंडा की है। खेतों में पराली जलाने का काम जोरों पर है। संगरूर का हाल भी बुरा है। दिवाली खत्म होते ही किसान धान की पराली को जलाने के काम में लग गए। एक वक्त हालत ऐसी हो गई कि दिन में ही सूरज दिखना बंद हो गया। पंजाब के 4 जिलों की तस्वीर एक साथ देखिए। पटियाला, संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर, हर जिले में एक जैसा मंजर। खेतों में जलती पराली से निकलती आग की लपटें और आसमान में फैलता गहरा काला धुआं, जो पंजाब के खेतों से उड़कर दिल्ली एनसीआर की हवाओं को जहरीला बना रहा है। पंजाब में पराली का जलना बदस्तूर जारी है। फिलहाल संगरूर जिले में है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पराली को सरेआम जलाया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद है। और यही वो हवा है जो कहीं ना कहीं जिसके बारे में कहा जा रहा है दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की आबो हवा में जो जहर बनकर घुल रही है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछले 7 दिनों में 35,000 से ज्यादा मामले जो है पराली जलाने के सामने आए हैं और ये कहा जा रहा है कि औसत 5,000 प्रतिदिन पराली जलाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले कुछ दिनों में तेजी से इजाफा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में रविवार को एक ही दिन में पराली जलाने के 4,600 मामले सामने आए। पंजाब में रविवार तक पराली जलाने की कुल 23,465 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो इन किसानों से कुछ फॉर्म भरवाए गए जिसमें ये प्रॉमिस किया गया था
कि उनको 6,000 रुपये प्रति एकड़ पैसा मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिला। छोटे किसानों के सामने बड़ी समस्या ये है कि एक तो वो ट्रैक्टर खरीद नहीं सकते, जो पराली को ठिकाने लगाने वाली मशीनें हैं वो उसके लिए खास किस्म का ज्यादा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, छोटा किसान उसे खरीद नहीं सकता। पंजाब के किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताते हैं, लेकिन उनकी एक कथित मजबूरी दिल्ली के लोगों की सांसों पर आफत बन रही है। दिल्ली के प्रदूषण का बड़ा गुनहगार पराली है। 6 तारीख से हवाएं जो दिल्ली में चल रही हैं उनकी गति तेज हो गई है, लेकिन जो इंट्रूशन है स्टबल बर्निंग का वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि काउंट्स भी पीक हो गए हैं। सवाल यही है कि जलती पराली जब सांसों में जहर घोल रही है तो किसान बाज क्यों नहीं आ रहे। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। अच्छा, इसमें बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पंजाब के किसान पराली जलाना बंद क्यों नहीं करते। आखिर ये क्या मजबूरियां हैं किसानों के सामने जिसकी वजह से किसान नुकसान का पता होने के बावजूद पराली जलाने को मजबूर है। आज तक की टीम पूरे पंजाब के अलग अलग हिस्सों में गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में पूरा देश जान चुका है कि सांसों के लिए पराली का इस तरह जलना किसी आफत से कम नहीं। लेकिन क्या पंजाब के किसान इस हकीकत से वाकिफ नहीं? आखिर तमाम जागरूकता के बावजूद खेतों में पराली क्यों जला रहे हैं किसान? किसानों की माने तो ये उनकी मजबूरी है। उनके पास पराली निस्तारण की ना तो सुविधा है न संसाधन। तो पहले का समय था ना, उसमें काम छोटे साधनों से काम चलता था, जैसे छोटा ट्रैक्टर चलता जो वो करते थे। पर अभी सरकार ने जो पराली को आग लगाना बंद कर, तो उसकी वजह से जो अभी के जो बड़े ट्रैक्टर ज्यादा पावर के लेने पड़ेंगे, बड़ी मशीनरी लेनी पड़ेगी, जैसे सुपर सीडर हो गया, वो अभी 3.5 लाख का है। अभी सरकार की जो पॉलिसी है वो किसान और मजदूर को मार रही है। दिल्ली में पराली को लेकर जब शोर हुआ तो पिछले साल पंजाब की अमरिंदर सिंह सरकार ने किसानों को पराली प्रबंधन में वित्तीय मदद देने का ऐलान किया था, ताकि किसान पराली जलाने को मजबूर न हों। लेकिन किसानों का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की वित्तीय मदद नहीं मिली। पराली से अगर सरकार बिजली बनती है, कोई गत्ता है, ऐसे कोई मटेरियल बन सकता है, हम तो सरकार को कहना चाहते हैं कि आप पराली उठा लीजिए, हमारे खेत से हम कोई पैसा नहीं लेंगे। अगर हम जलाएंगे, हमारी मजबूरी है, अभी धुआं हो रहा है, हमारे बच्चों को भी लगता है, तो हमारी मजबूरी है। हम सरकार को कहना चाहते हैं या तो हमारे को 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल मगर इसका मुआवजा देवे, नहीं तो हम आगे इसी तरह लगाएंगे। पहले तो हो किसान को ही इसका जो भी हो, बीमारी को कुछ भी कहो, धुएं का जड़ा है वो किसान के ही आता है। वो तो जो फरमान दे देते हैं भी आग ना लगाओ, इसका प्रबंध करे। तो किसान ये कह रहा है कि ये जो आग लगाई है दरअसल ये मजबूरी में लगाई जाती है, क्योंकि किसान के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसको कि वो इस पराली का किसी तरीके से सदुपयोग कर सके। हाँ, अगर सरकार कुछ आर्थिक मदद करे, सरकार किसी तरह की सब्सिडी दे, या फिर सरकार इस पराली के को किसी तरीके से मैनेज करे, प्रबंध करे, उस स्थिति में किसान जो है इसको आग लगाना छोड़ सकता है। लेकिन जानकार मानते हैं कि पराली जलाने का सरकारी सुविधा या संसाधनों की कमी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये सिर्फ मानसिकता का सवाल है। हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो सरकार के लेवल पे है, चाहे इंडिविजुअल फार्मर पे लेवल पे है, एनजीओज पे है, हमें अवेयरनेस भी करनी पड़ेगी और फार्मर्स का एक एप्टीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो नई फसल लगाता है तो उसके मन में ये डर होता है कि अगर ये वाली प्रैक्टिस में बदल के दूसरी प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है भी अगली बार मेरा अनाज ना हो। एक तरफ सरकार से मदद न मिलने का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ पराली निस्तारण के लिए 3 पूर्व सैनिक नए तरीकों के साथ सामने आए हैं। पराली निस्तारण का ये उपक्रम उसी का नतीजा है। ये पराली जो इस मशीन में जा रही है, ये वही पराली है जो धुएं को और आग को पोल्यूशन से बचा रही है। अब सवाल उठता है कैसे?
ये वही पराली है जो अगर इस फैक्ट्री में या इसके जैसी और कई फैक्ट्रीज में ना जाए तो इसको किसान जला देगा, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं होता है। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हैं। जब इस पराली को वो किसानों से खरीदते हैं तो किसानों को इसका पैसा मिलता है और इस पराली को फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस समय हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से पोल्यूशन का दर बढ़ रहा है और इसी चक्कर में एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का भी मानना है कि कहीं ऐसा ना हो बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कोविड के आंकड़े भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। कई लोगों का मानना है कि अगर किसानों को इस पराली के पैसे मिलने लगे और इसके एंड प्रोडक्ट भी बनने लगे तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है, वरना साल दर साल कहानी वही रहेगी कि पूरे दिल्ली को पोल्यूशन चारों तरफ से घेर लेगा। ऐसी कोशिशें और व्यापक करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ भी वही शिकायतें, प्रोत्साहन की कमी। बिजनेस को अगर 16% पे अगर आप इंटरेस्ट रेट पे अगर आप लोन देंगे तो कौन बिजनेस करेगा? तो अगर फार्मर को भी अंदर लाना है इस गेम में, उसने अपनी मशीन खरीदनी है तो सॉफ्ट लोन 4 से 5% के अगर आप देंगे कैप करके फ्रॉम द बैंक, तो ये इंडस्ट्री विल सरपास एनी कोल इंडस्ट्री। जब तक सुविधाओं का जाल नहीं बिछ जाता तब तक पराली जलाने से रोकने के लिए दंडात्मक कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से सैटेलाइट से डेटा जुटाया जा रहा है। 8000 नोडल अफसर पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं। जैसे ही पराली जलाने की जानकारी मिलती है, मौके पर पहुंचकर टीम एक्शन लेती है। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक पिछले 6 दिनों में पराली जलाने के मामलों में 10,000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। अभी तक हमने 43 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन इस साल लगाया है और हमने तकरीबन 10,000 साइट्स ऐसी जो है वो विजिट हमारे नोडल ऑफिसर्स ने की है और जहां जहां पे वेरिफिकेशन आई है विद इन 48 आवर्स वहां पे उन्होंने उसकी इवन रेड एंट्री भी की है। 1000 केसों में उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर देते हैं। ये मुद्दा सांसों का है, आम लोगों की जिंदगी का है। ऐसे में पराली जलाने की एक एक घटना आम लोगों की जिंदगी के खिलाफ अपराध से कम नहीं। पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल, संगरूर से सत्येंद्र चौहान और चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। प्रदूषण के असर से दिल्ली और एनसीआर के 80% परिवारों पर असर है। लोकल सर्कल के एक सर्वे के मुताबिक इन परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को वायु प्रदूषण ने बीमार कर दिया है। प्रदूषण के इस कहर के चलते लोगों को डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हैं और गंभीर मामलों में तो अस्पताल में भर्ती होने तक की नौबत आ गई है। पटाखों और पराली में से किससे ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर बीते कई दिनों से बहस जारी है। सबके अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने दावे, लेकिन इस बहस के बीच प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर के लोगों की सेहत पर हो रहे असर को लेकर लोकल सर्कल के सर्वे में नए दावे किए गए हैं। इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली और नजदीकी इलाकों में हर एक 5 में से 4 परिवार प्रदूषण के चलते एक या ज्यादा समस्याओं से पीड़ित हैं। यानी 80% परिवारों को इन दिनों हुए वायु प्रदूषण ने किसी न किसी रूप में अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं महज 20% परिवारों का मानना है कि उन्हें प्रदूषण से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया था कि दिल्ली एनसीआर में पिछले हफ्ते हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद से उनकी सेहत पर किस तरह का असर हुआ है। इसके जवाब में 16% लोगों ने कहा कि उन्हें गले में खराश या खांसी या दोनों दिक्कतें हैं। वहीं 16% लोगों ने नाक बहने, आंखों में जलन की शिकायत की है, जबकि 16% ने कहा है कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है। 24% लोगों को ऊपर दी गई सभी समस्याएं हैं, जबकि 8% लोगों को कम से कम 2 लक्षण हैं। 22% लोगों ने कहा कि वो या उनके घर के लोग डॉक्टर के पास जा चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर्स के पास प्रदूषण के शिकार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। पोल्यूशन का लेवल जब ज्यादा होता है तो उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। हम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की तो बात करते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशंस बढ़ जाती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको है, दमे की शिकायत जिनको है या ब्रोंकाइटिस है, उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में आना ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का भी सोचना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम में अब डेटा इमर्ज हो रहा है। बच्चों में ये देखा गया कि जो बच्चे रेगुलरली हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन की जगह में जी रहे हैं
उनकी लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी लंग ग्रोथ पे असर पड़ता है और उनको आगे जाके सांस की तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये स्थिति वही बहुत ही गंभीर है। ये AQI जो सीवियरली डेंजरस लेवल्स पे पहुंचा हुआ है, उसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स और लंग पेशेंट्स दोनों डिटोरेट हो रहे हैं। लंग पेशेंट्स जिनको ब्रोंकाइटिस है, जिनको एस्थमा है, जिनको क्रॉनिक लंग कंडीशंस हैं, और एल्डरलीज, ये सब के लंग्स वीक होते हैं और ऐसी कंडीशन में सबसे ज्यादा डिटोरेशन होती है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण से बचने के लिए 28% परिवार एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, जबकि 61% परिवारों ने प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। लेकिन प्रदूषण से बचाने में इन सब का सीमित रोल है, यानी जब तक प्रदूषण पर रोक नहीं लगेगी तब तक इससे पूरी तरह बचना नामुमकिन है। बहुत से मरीज ऐसे आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश रह रही है, खांसी आ रही है, और अगर हम उन्हें देखें तो उनके चेस्ट में कंजेशन हो रहा है और अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के फीचर्स होते हैं, उस तरीके से मरीज काफी आ रहे हैं। और इसका मेन रीजन है कि दिवाली के बाद पोल्यूशन काफी बढ़ गया है। क्रैकर्स की वजह से भी, क्रॉप बर्निंग भी हो रही है, उसकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी खराब हो गया है। हाल फिलहाल 2-4 दिन से बात करूं तो डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रीदिंग में इशू आ रहा है। आप देख भी सकते हैं विजिबिलिटी का भी इशू है। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में ये भी सामने आया है कि पटाखों को लेकर लगाया गया बैन पूरी तरह से फेल हो गया है। सर्वे के मुताबिक 21% दिल्ली वाले मानते हैं कि प्रशासन इस बार दिवाली पर पटाखों के परिवहन, वितरण और बिक्री पर रोक लगाने में पूरी तरह या आंशिक रूप से असफल रहा है। इस सर्वे में दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के 34,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। इनमें से 66% पुरुष और 34% महिलाएं थीं। साफ है कि पटाखों के असर से दिवाली पर भले ही प्रदूषण बढ़ा हो, लेकिन कई और भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से प्रदूषण साल भर बना रहता है और सरकार को इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आदित्य के राणा, आज तक। अक्टूबर में ऑनलाइन सेल्स के दम पर डिजिटल ट्रांजैक्शन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आई इस तेजी के बावजूद देश में कैश का इस्तेमाल घटने की जगह लगातार बढ़ रहा है। नोटबंदी के बाद उम्मीद यह थी कि करेंसी के सर्कुलेशन में कमी आएगी, लेकिन कोरोना और साइबर फ्रॉड ने करेंसी सर्कुलेशन को और बढ़ा दिया है। आनंद महिंद्रा के अकाउंट से ट्वीट किया गया ये वीडियो हाल के बरसों में भारत में डिजिटल लेन देन में हुई बढ़ोतरी का बेहतरीन सबूत है। नोटबंदी और फिर कोरोना काल ने तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों भारत में अक्टूबर में यूपीआई के जरिए मूल्य के हिसाब से $100 अरब यानी 7.71 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ये यूपीआई से लेन देन का अब तक का उच्चतम स्तर है। सितंबर में यूपीआई से करीब 6.54 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट दर्ज किया गया था। अक्टूबर में इस रिकॉर्ड के बनने में ई कॉमर्स से हुई खरीदारी का बड़ा रोल रहा। यूपीआई के साथ ही डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों ने भी डिजिटल भुगतान में बड़ा इजाफा किया। इन सब के बावजूद लेन देन के चलन में नोटों का इस्तेमाल धीमी गति से ही सही लेकिन बढ़ना जारी है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। 30 अक्टूबर 2020 तक 26.88 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। वहीं 1 नवंबर 2019 को करीब 22.31 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में थी। जानकारों का मानना है कि करेंसी के सर्कुलेशन में हुई बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह साइबर क्राइम का बढ़ता खतरा है। In November 2016, market had 17.74 लाख करोड़ रुपीस, जो अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपीस हो गए।
अभी आपको समझना पड़ेगा कि आम जनता डिजिटल मीडियम्स के मुकाबले कैश या नकदी अपने साथ रखने में ज्यादा कंफर्टेबल या सिक्योर महसूस करती है। वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट आई कैन पॉइंट आउट इज द इनसिक्योरिटी ड्यू टू द साइबर ऑनलाइन क्राइम। इसके साथ ही नकदी के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी भी रही है। लॉकडाउन समेत तमाम प्रतिबंधों के दौरान लोगों को पास में कैश रखना ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। आज तक ब्यूरो।